नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है ज़िंदगी मिलेगी दोबारा और इसके 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये चौथा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से चौथे पार्ट को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आती है तो इस पार्ट को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ कमेंट करके भी बताइए कि पार्ट आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं विवान की योजना को कभी सफल नहीं होने दूंगी, अवनी ने खुद से कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे घर आती हूँ। तुम जो चाहते हो वही होगा और तुम जो कहना चाहते हो वह भी स्पष्ट हो जाएगा। अवनी ने अपनी भावनाओं को पूरी तरह से छुपाते हुए कहा। मुझे आशा है कि अब तुम मुझे फिर से परेशान नहीं करोगे। अरे, क्या बात है, तुम इतनी जल्दी मान जाओगी? मैंने सोचा नहीं था। विवान की आवाज में स्पष्ट रूप से खुशी दिखाई दे रही थी। यह ऐसा है जैसे उसे लंबे समय के बाद वांछित वस्तु मिल गई हो। कामुक स्त्री प्रेमी सहपाठी की हंसी सुनकर अवनी भी अपने मन में हंस पड़ी। तो बताओ, मैं तुम्हारे घर कब आऊं? अवनी ने अपने विचारों को छुपाते हुए उससे कहा। नहीं नहीं, मेरे घर नहीं, विवान लगभग चिल्लाते हुए बोला। मैं तुम्हें घर कैसे ले जाऊंगा? घर में मेरा परिवार रहेगा। तुम एक काम करना, होटल आ जाना, वह सबसे अच्छा होगा। ब्लडी रास्कल, अवनी ने गाली को निगल लिया और एक मुस्कान के साथ विवान से कहा। ऐसा ही होगा, लेकिन आलोक को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मुझे समय और स्थान बताओ। आलोक क्या? आलोक का बाप को भी कुछ नहीं पता चलेगा प्रिय। और सुनो, गंदे कपड़े पहनकर मत आना। अंडरगारमेंट्स भी अच्छे होने चाहिए। विवान निर्लज्ज बदसूरत तरीके से हंसते हुए बोला। मुझे आशा है कि तुम जानती हो कि मेरा पसंदीदा रंग क्या है। हाँ, मैं जानती हूँ, अवनी ने संक्षिप्त उत्तर के साथ कॉल काट दिया, क्योंकि उसके दिमाग में तब कुछ और ही योजनाएं चल रही थी। बहन, अब तक तुम सोई नहीं? कमरे में बत्ती जलती देख उसके भाई ने पर्दा हटाकर कमरे में आया और कहा। क्या जब तक भुआ नहीं आती मैं सोती हूँ? अवनी ने उत्तर दिए बिना उल्टे एक प्रश्न पूछा। मैं इस आदमी की मीठी बातों से प्रभावित होने वाली नहीं, अवनी ने मन ही मन कहा। नहीं, मैं नहीं जानता था। दरअसल तुम्हारे रूम में लाइट जल रही थी तो मैंने सोचा। कुणाल कटे कटे आवाज में बोला। तुम तो यह देखने कभी नहीं आते हो कि बत्ती जल रही है या नहीं। आज अचानक क्या हो गया? अवनी ने ताने मारते हुए कहा। फिर उसने अपने सामने दीवार पर लटकी तस्वीर को देखा। इतने प्यारे भाई बहन के रिश्ता बीती बात हो गई है अब। निस्वार्थ संबंधों की स्मृति में स्वयं कुणाल ने ही कठोर वास्तविकता का कील ठोका है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी भलाई खुद समझनी होगी। अवनी ने मन ही मन भुआ की बात दोहराई। जब खून के रिश्तों में हितों की बात आई तो मैंने अपने स्वयं के हितों को क्यों नहीं देखा? भैया, मैंने अपना मन बना लिया है। मैं घर को बिकने नहीं दूंगी, अवनी ने अचानक कुणाल से कहा। फिर एग्रीमेंट कागज को अपने भाई की ओर बढ़ा दिया। कुणाल बैठने ही वाला था, उसी समय अपनी बहन की बातें सुनकर वह फिर से उठ खड़ा हुआ। कुछ ऐसा भाव दिखाया जैसे अवनी की बात पर उसे यकीन नहीं हुआ। लेकिन क्यों? कुणाल के शब्द इस बार लगभग चीख की तरह निकले। क्योंकि मुझे प्रस्ताव पसंद नहीं आया, अवनी ने हंसते हुए कहा। मेरी अनुमति के बिना सौदा एक तरफा तय किया गया है। अगर प्रमोटर बाबू मुझसे बात करने आते हैं तो मैं कुछ सोच सकती हूँ। अवनी का नरम लेकिन कड़वा जवाब सुनकर कुणाल स्तब्ध रह गया। जहाँ खून का रिश्ता टूट गया है वहाँ झुकना बिल्कुल मूर्खता है। ये बात खुद से कहते हुए अवनी ने मखमली बक्सा अपने पास खींच लिया। फिर उसने अपने भाई को छोटे बड़े और मध्यम आकार के तीनों डब्बे सौंपे। तुम्हें पता है, मैंने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है। उम्मीद है कि भाभी इन्हें दुकान पर वापस कर सकते हैं और नए गहनों के लिए भी एक्सचेंज कर सकते हैं। बेशक इसे भी चाहें तो पहन सकती हैं। फिर 2 तोले सोने के गहनों की मात्रा बढ़ा करके किसी को बोलना नहीं पड़ेगा। क्रोध और अपमान से कुणाल का चेहरा बैंगनी हो गया। यह देखते हुए आवनी ने मुस्कुराते हुए कहा। बुआ जल्दी ही आ जाएंगी। अब अगर तुम बाहर जाओ तो हम सो सकते हैं।
कुणाल जब अवनी के कमरे से लौटा तो घड़ी की सुई ने बताया कि रात के लगभग 12 बज चुके हैं। हालांकि यह समय व्यस्त शहर में देर रात का नहीं है, लेकिन सामान्य कामकाजी व्यक्ति के लिए यह समय जागने का भी नहीं है। लेकिन बहन के घर से लौटने के बाद कुणाल की आंखों से नींद गायब हो गई। वह विशाल छत के एक कोने में खड़ा एक के बाद एक सिगरेट फूंक रहा था। क्या हुआ? आप अभी तक सोने नहीं आए? कुणाल चौंक गए जब किसी ने उन्हें पीछे से पुकारा। नींद नहीं आ रही है, कुणाल ने काव्या के प्रश्न का उत्तर दिया। उसके आवाज में झुंझलाहट साफ दिख रही थी। नींद क्यों नहीं आ रही? चलिए, इतनी देर तक जागना ठीक नहीं है, काव्या ने कहा और पति के कंधे पर हाथ रख दिया। अवनी ने हस्ताक्षर नहीं किए। वह कह रही है कि वह घर बेचने नहीं देगी, कुणाल ने अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। क्या मतलब? ये आप क्या कह रहे हैं? काव्या लगभग चिल्ला उठी। तो अब क्या होगा? अवनी ने कहा कि प्रमोटर से सीधे बात करेगी। मुझे लगता है वह समझ गई है कि हमने पैसे उसे कम करके बताए हैं, कुणाल ने असहजता की तरह कहा। उसने शादी के गहने भी वापस कर दिए। पति की बात सुनकर काव्या स्तब्ध रह जाती है। विश्वास नहीं हो रहा था कि अवनी ऐसा भी कर सकती है। लेकिन इतनी सारी योजनाएं यूं ही हाथ से चली जाएंगी, कुणाल ने कहा। वह जानती है कि हमने उसे बहुत कम सोने के गहने ज्यादा बताकर दिए हैं। और आपकी माँ? काव्या ने मायूस होकर कहा। क्या माँ भी घर ना बेचने के लिए कह रही है? अरे माँ की बात छोड़ो, माँ को हाथ में लेना बहुत आसान है। थोड़ी सी मीठी बात करनी है और उनके संस्कारों पर टिके रहना है, फिर माँ खुश। हमारी बहुत सी योजनाएं उनके दिमाग में प्रवेश ही नहीं करेंगी। आधी सुलगती हुई सिगरेट को लात मारते हुए कुणाल ने कहा। घर की पार्टनरशिप डीड के तहत बेचने के लिए तीनों के साइन जरूरी हैं, और अब तीसरे पक्ष को मनाना मेरे बस का नहीं है। काव्या को अपने पति की संक्षिप्त बातें समझ में नहीं आई। उफ, मैं इतना कुछ नहीं जानती, लेकिन घर प्रमोटर को देना ही होगा, कैसे भी करके। पत्नी के अधीर रवैये से कुणाल काफी नाराज हो गई। हालांकि उसने खुद को संभाला और कहा, अगर अवनी साइन नहीं करती है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक और तरीका है। काव्या ने अपने पति को आशा भरी निगाहों से देखा। तुम्हारे पिता की कुछ संपत्ति बेचकर मैं अपना व्यवसाय शुरू कर सकता हूँ। फिलहाल इसके अलावा मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है। मैं बैंक के कैश को छूना नहीं चाहता। क्यों? तुम तो जानती हो। कुणाल की बातें सुनकर काव्या लगभग 2 कदम पीछे छिटक गई। तुम्हारी मेरे पिता की संपत्ति पर नजर है, यह तो मैं जानती नहीं थी। कहने की जरूरत नहीं है, पत्नी ने कुणाल के पंजे से एक झटके में हाथ हटा लिया, जो कुछ देर पहले उसका हाथ कस के पकड़े हुए थी। मैं तुम्हें अपनी पुश्तैनी संपत्ति का एक टुकड़ा नहीं लेने दूंगी। अगर व्यवसाय करना ही है तो अपने बलबूते पर करो। खबरदार कर रही हूं, मेरे पिता की संपत्ति की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगी, नहीं तो मैं रिद्धि और सिद्धि को लेकर मायके चली जाऊंगी। कुणाल अपनी पत्नी की एक अलग चरित्र को देखकर चौंक गया। तुम्हारा और हमारे में क्या अंतर है काव्या? मैं तो अपने परिवार के 4 सदस्यों की सोच के ही नौकरी के अलावा व्यवसाय करना चाहता था। पति की बात सुनकर काव्या का जबड़ा सख्त हो गया। कुणाल समझ गया था कि काव्या इस मामले में उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं थी। मैं वादा करता हूँ कि मैं 1 साल के भीतर तुम्हारे पिता को ब्याज के साथ सारे पैसे लौटा दूंगा, कुणाल ने असहाय होकर कहा। सुनो, मैं तुम्हें अपने पिता की संपत्ति का एक टुकड़ा भी नहीं लेने दूंगी, काव्या ने कड़वी आवाज में कहा। फिर बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए वह सीढ़ियों की ओर चलने लगी। कुणाल ने जाती हुई पत्नी की ओर देखा। लेकिन मैं अवनी से घर बेचने के बारे में बात करने गया था, क्योंकि तुमने कहा था काव्या, मैं नौकरी के अलावा व्यवसाय करूं। यह भी तुम्हारी ही इच्छा थी, कुणाल ने गुस्से में कहा। लेकिन जब तक काव्या छत के दूसरे छोर पर चली गई थी, कुणाल के वो शब्द काव्या के कानों तक पहुंचे भी या नहीं, इसमें भी संदेह है।
रात के घोर अंधेरे में पति पत्नी में से किसी ने भी एक छोटी सी आकृति पर ध्यान नहीं दिया, जो उनकी बात सुनकर सीढ़ियों से उतरकर अपने कमरे की ओर चली गई। मोबाइल फोन की कर्कश अलार्म बजने पर अवनी उठते हुए बिस्तर पर बैठ गई। फिर उसी हालत में ही बिस्तर पर कुछ देर बैठी रही। उसके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी सालों में भाई दूज के अगले दिन पूरे जोश के साथ ऑफिस जाने की तैयारी में लग जाती थी, लेकिन आज की व्यस्तता की वजह कुछ और ही है। आज तुम इतनी देर तक क्यों सोई रही? क्या तुम आज ऑफिस नहीं जाओगी? अवनी की भुआ चांदनी देवी ने अपने छोटे नियंत्रित बालों पर लकड़ी की कंघी चलाते हुए कहा। भुआ ने अपने पति को खोने के बाद भले ही उसने घर के संस्कारों के अनुसार विधवा के सभी कर्म कांडों का पालन किया हो, लेकिन कंघी करना छोड़ नहीं सकी। एक जमाने में उनके भी कमर तक लंबे बाल थे, जो बाल पुरुषों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही काफी थे। लेकिन अपने ससुराल की माया छोड़कर अपने पिता के घर लौटने के बाद उन्हें इस घर के नियमों के अनुसार अपने बाल कटवाने पड़े। उन्होंने बिना कुछ कहे घर के निर्देशों का पालन किया, लेकिन वह अपने शौक की कंघी नहीं फेंक सकी। आज भी उसने अपनी भाभी अर्थात अवनी की माँ का ध्यान बचाकर उस वस्तु को अपने अलमारी में छिपा कर रखा है। बुआ, मैंने सुना है कि तुम्हारे बाल बहुत अच्छे थे। अवनी ने उन छोटे बालों को देखते हुए कहा, जो अब लगभग गायब हो रहे थे। जवाब दिए बिना बुआ ने लकड़ी की कंघी को अलमारी के गुप्त खांचे में रख दिया। क्या आज तुम आलोक से मिलने के लिए जाओगी? बालों में कंघी करने के बाद उसने अपनी भतीजी से पूछा। नहीं, मेरा मतलब है हाँ, अवनी ने बात निगलते हुए कहा। वह सुबह सुबह झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन विवान की बुरी प्रवृत्ति को भुआ के साथ साझा करने का मन अनुमति नहीं दे रहा था। फिर उसने धारा प्रवाह में ही भुआ से कहा, हाँ भुआ, आलोक ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है, इसलिए मैंने एक दिन के लिए सिक लीव ली है। चांदनी देवी अभी भी अपनी भतीजी के नींद भरे चेहरे को देख रही थी। उस टकटकी की बेचैनी से बचने के लिए अवनी कमरे से बाहर निकल गई। आज शाम 5 बजे मैरीलैंड होटल, बस से उतरकर सीधा ऑटो ले लेना, और हाँ, ब्लू कलर का लहंगा, साथ में नेवी ब्लू विटेंस टॉप जींस, ठीक वैसे ही जैसे तुम कॉलेज में पहन कर आती थी। विवान द्वारा भेजे गए मैसेज को पढ़कर अवनी ने फ़ोन रख दिया। फिर उसने झट से अपनी अलमारी से चेरी लाल कुर्ती निकाली। चलती हुई घड़ी ने संकेत दिया कि दोपहर के 2 बज चुके हैं। मैरीलैंड होटल उसके घर से काफ़ी दूर है। इसके अलावा अभी तक दोपहर का भोजन भी नहीं किया है, इसलिए जल्दी जल्दी बाकी कामों को निपटाना है। लेकिन ज़्यादा देर मत करना, मैं देर तक नहीं रह सकती। मुझे जल्दी घर लौटना होगा, नहीं तो मैं पकड़ी जाऊंगी। रिप्लाई मैसेज भेजने के बाद अवनी ने एक गहरी सांस ली। फिर उसने अपने होठों पर गुलाबी रंग की मैट लिपस्टिक लगाना शुरू किया। विशाल की मौत के बाद आज पहली बार अवनी खुद को तैयार करना चाहती है। बुआ के दबाव में नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से आंखों के नीचे काजल लगाई। काजल के स्पर्श से अवनी की बड़ी बड़ी आंखें तेज होकर अपनी ही दृष्टि पकड़ने लगी। मुझे इतना आत्मविश्वास कब आया? भैया का धोखा खाने के बाद या आलोक से मिलने के बाद? अवनी ने खुद से ही पूछा। फिर ड्रेसिंग पूरी की और डाइनिंग रूम में कदम रखा। भाभी, मुझे जल्दी से खाने को ले दो, मुझे बाहर जाना है। अवनी ने डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठते हुए कहा। ये क्या अवनी, वह कुर्सी तो मेरी है जिस पर मैं बैठती हूँ। उसके बगल में खड़ी काव्या उस पल लगभग चीख पड़ी। कोई बात नहीं, आप बाद में खा लीजिएगा। काव्या के परोसने का इंतजार किए बिना अवनी ने अपने हाथ से मछली की कटोरी से मछली का एक टुकड़ा अपनी थाली में ले लिया। बाकी एक टुकड़ा मछली की लज्जाती हुई पूंछ कटोरे में झांक रही थी। दरअसल यह पूंछ हमेशा अवनी के लिए आरक्षित रहती थी। क्या माँ का खाना हो गया है भाभी? अवनी ने मछली के टुकड़े के कांटे चुनते हुए कहा। भले ही अवनी की बात मजाकिया लहजे में थी, लेकिन काव्या के अहंकार को ठेस पहुंची।
उसका गोरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो? इसी काव्या ने स्वाभाविक लय में कहा। अवनी अपनी भाभी से बिल्कुल भी नहीं डरी। बिना घबराए उसने फिर एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, शुरुआत तो आप लोगों ने की है भाभी, लेकिन अब मैं इसका अंत करूंगी। क्या रे, कहाँ हो? 5:10 हो गई। मैं करीब पौने 5 बजे से होटल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें आने में और कितनी देर लगेगी? फिर तो मुझे अगले 1 घंटे के लिए और भी रूम बुक करना होगा। जल्दी आओ और रिप्लाई करो। प्री बुक की गई कैब जब मोलाली क्रॉसिंग के पास रुकी तो 5:10 हो चुके थे। नोटिफिकेशन की तेज आवाज़ इशारा कर रही थी कि अवनी के फ़ोन में एक के बाद एक मैसेज आ रहे हैं। अवनी ने आने वाले संदेशों पर एक नज़र डाली, फिर आलोक को फ़ोन लगाया। मैं मोलाली क्रॉसिंग से आगे निकल चुकी हूँ। आप कितनी दूर हैं? अवनी ने जानकारी लेकर फ़ोन काट दिया और एक लंबी सांस ली। फिर विवान को एक छोटा सा मैसेज भेजा, बस 5 मिनट और, मैं बस से उतरने ही वाली हूँ। विवान उसके मैसेज की प्रतीक्षा ही कर रहा था। साथ ही साथ विवान ने उसे रिप्लाई किया। रिप्लाई मैसेज आते ही अवनी ने मैसेज पढ़ा और फ़ोन को स्विच ऑफ करके शोल्डर बैग में रख दिया। अवनी की मंजिल होटल नहीं, बल्कि उसके पूर्व ससुराल और विवान का घर है। मोलाली में विवान के पुश्तैनी घर के पास आते ही एक मर्दाना आकृति घने आसमानी नीले ब्रा को मुलायम बनावट को सहला रही है। कठोर मर्दाना उंगलियां मुलायम कपड़े के कोनों में दौड़ रही है। दो दुबली पतली लालची आंखों की धूर्त निगाहें उस ब्रा के हर कोने को नाप रही हैं। अभी अभी इस्तेमाल किए ब्रा की गंध लेने के लिए जैसे ही उस पर अपनी नाक लगाई, तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुल गया। अचंभे में चोरी की हुई ब्रा को तकिए के नीचे छिपाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। तब तक ब्रा के मालकिन ने देवर की यह घोर कुरूपता देख ली थी, लेकिन अपनी भाभी को अपनी आंखों के सामने देखकर भी विवान को कोई अपराध बोध नहीं हुआ। उसकी बजाय उसने खाली घर का पूरा फायदा उठाने की कोशिश की। छी! अवनी के मुंह से घृणा से मिश्रित ये अभिव्यक्ति बाहर आना चाहती थी। अवनी भाग्यशाली थी कि उस दिन भगवान की कृपा से उस लंपट के हाथों से खुद मुक्त हो पाई। उस दिन की घटनाएं जो कुछ महीने पहले ही हुई थी, आज भी अवनी के जेहन में ताजा हो जाती हैं। सासू माँ बिस्तर पर पड़े ससुर जी को मासिक चेकअप के लिए लेकर डॉक्टर के चैम्बर में गई थी और विवान की पत्नी अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए घर से बाहर गई हुई थी। अवनी ने उस दिन ऑफिस से सिक लीव ली थी क्योंकि उसे हल्का बुखार और सर्दी थी। बाद में विवान के कमरे में नाश्ता परोसने के बाद उसने ये अचानक हादसा देखा था। अपने सहपाठी देवर के भद्दे गंदे रूप को देखकर अवनी हैरान रह गई। अपने भाई की मृत्यु के कुछ दिन बाद विवान ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकता है, वह उसके दिमाग में भी नहीं आई। लेकिन बाद में नव विधवा लड़की को पता चलता है कि उसके बड़े भाई से शादी करने के बाद भी विवान का रवैया बिल्कुल नहीं बदला है, बल्कि समय के साथ उसकी काम वासना और तीव्र हुई है। विधवा भाभी के प्रति भले ही वो अभी अभी दुल्हन से विधवा हुई हो, देवर के चरित्र का ऐसा अजीब रूप देखते ही अवनी अपनी सास के पास दौड़ी। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सासू माँ को अपने छोटे बेटे में कोई दोष नहीं दिखाई दिया। बेटे के प्यार में अंधी माँ ने घटना के बाद अपनी नव विधवा बहू को ही इसका जिम्मेदार माना और दोष देना जारी रखा। बड़े बेटे की मौत के बाद उसने अवनी को डायन उल्टा कहना बंद नहीं किया। यह बदस्तूर जारी रहा। कहने की जरूरत नहीं है कि अंधविश्वास हमारे समाज की एक बड़ी समस्या है। आज भी पति की मौत के बाद कई मामलों में अलिखित तरीके से दोष पत्नी के ही कंधों पर आ जाता है। विधवाओं की पीड़ा को समझना तो दूर, बल्कि एक रवैया है कि अगर विधवा बहू को घर से निकाल दिया जाए तो ही अपशगुन की बुराई दूर हो जाएगी। अवनी की सास भी कोई अपवाद नहीं थी। इसलिए जब अवनी अपने बिस्तर पर पड़े ससुर के पास न्याय की आस में लगभग रो रही थी, दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद भी सास ने बेटे के प्रति अपना एक आंख वाला व्यवहार बनाए रखा। कौन जानता है
कितने ही सैकड़ों माँ आज भी हैं जो अपने बेटे की बुराई को दबाकर अपने ही बेटे के भविष्य से खिलवाड़ करती हैं। अवनी ने खुद से कहा। अपमान सहन करने में असमर्थ अवनी अपने पिता के घर लौट आई। वह शादी के कुछ जेवर और दस्तावेज लेकर सीधे अपने घर को लौट आई थी, लेकिन शादी का फर्नीचर और कुछ जेवर वहीं रह गए। सास और देवर के डर से अवनी ने उन सभी सामानों को वापस लाने की हिम्मत ही नहीं की। कहने की जरूरत नहीं है कि लोग हंसेंगे, इसके कारण वह कानून के दरवाजे तक भी नहीं जा सकी। मैडम, आपकी लोकेशन आ गई। आगे की सीट पर बैठे ड्राइवर की आवाज़ सुनकर अवनी अतीत के जाल से वर्तमान की जमीन पर वापस आ गई। सड़क के किनारे आलोक का चेहरा दिखाई दे रहा है। उसे देखते ही अवनी ने अपने हैंडसेट से सेल्फी मोड पर अपना चेहरा देखा। हाल ही में आईने में खुद को देखने की उसकी प्रवृत्ति काफ़ी बढ़ गई है। यहीं पर रुको। अवनी ने ड्राइवर को पैसे दिए, फिर कैब से बाहर निकली। अरे, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं तो तुमसे नजरें ही नहीं हटा पा रहा हूँ। आलोक ने अवनी को देखकर स्वाभाविक मजाक में कहा। शादी के बाद और भी देखेंगे, ठीक है? अवनी ने आलोक का हाथ अपने हाथ में लिया और चलने लगी, विवान के घर की ओर, यानी अपने पूर्व ससुराल की ओर। अचानक अवनी का हाथ पकड़ने से आलोक थोड़ा चौंका। अवनी को आलोक के मजबूत मर्दाना हाथ की कोमल कंपन महसूस हो रही है। क्या तुम डर रही हो? आलोक ने स्थिति को सामान्य करने के लिए कहा। आलोक तो ऐसे अभिव्यक्त कर रहे हैं जैसे मुझे बहुत डर लग रहा है, अवनी ने खुद से कहा। फिर उसने अपना चेहरा आलोक के कान के पास लाया और कहा, मुझे तो डर लग रहा है, लेकिन आपको शर्म क्यों आ रही है? आलोक आलोक को अपने होने वाली पत्नी से इस तरह से स्पष्ट बयान की उम्मीद नहीं थी। वह अपने क्लीन सेव गालों पर हल्की मुस्कान लेकर उसके साथ आगे चलने लगा। तुम भी ना, तुम अपने वर्तमान को अपने पूर्व ससुराल में ले जा रही हो? आलोक ने मुस्कुराते हुए कहा। अवनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह आपके कारण ही हुआ है। फिर अवनी मुस्कुराते हुए बोली, आप मेरे बगल में होने के कारण मैंने नए सिरे से प्यार करना सीखा है। मुझे अपना आत्मविश्वास वापस मिला है। और भुआ, आलोक ने प्रति उत्तर में कहा, क्या उनके बिना तुम जीवन नए सिरे से शुरू कर पाती? अपने भाई के खिलाफ खड़ा हो पाती? अवनी ने चलना बंद कर दिया और अपने होने वाले पति की बातें सुनकर बीच सड़क पर ही खड़ी हो गई। मैंने तो उसे कुछ भी नहीं बताया, फिर घर की बात आलोक कैसे जाना? अवनी ने खुद से कहा। उसके चेहरों पर हजारों सवाल उभर आए। उसके चेहरे पढ़ने के बाद आलोक ने कहा, मुझे तुम्हारे घर की सारी खबर बुआ के जरिए मिलती हैं, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारी माँ हमारे रिश्ते को मानने के लिए तैयार नहीं है। आलोक की बातें सुनकर अवनी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई, लेकिन वे जवाब में कुछ भी नहीं कह सकी, क्योंकि तब तक वो सफ़ेद 2 मंजिला घर के पास पहुंच चुके थे। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं एक और पार्ट में, देखते हैं आगे अवनी क्या करती है। तो दोस्तों, यदि ये कहानी आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट करके बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।